और बाकी कुछ रहेगा तो आलोचना देखेंगे। जैसे सर ये जो पॉकेट एरिया है अभी तक चीनी मिल का अभी तक निर्धारण नहीं हुआ है, क्या है उसमें समस्या क्या है? मोहन जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से मैं अपने सारे किसान भाइयों को भी नमस्कार बोल रहा हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। गन्ना किसान, गन्ने की उपज, चीनी मिल के व्यवस्था, इसके बारे में हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। आपके माध्यम से ये मैसेज हम अपने किसान भाइयों को पहुंचाना चाहते हैं। हम स्वाभाविक है कि किसानों के ऊपर में निर्भर हैं, बिना किसानों के हम चल नहीं सकते हैं, और कहीं ना कहीं किसान भाई भी हमारे ऊपर निर्भर करते हैं कि वो गन्ना पैदा करेंगे, चीनी मिल को देंगे, इससे उनकी आर्थिक उन्नति प्रशस्त होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि गन्ना ही क्यों लगाएं। गन्ना लगाने के पीछे बेसिक एक ये है कि गन्ना एक ऐसी फसल है जिसका मार्केट अस्योर्ड है। जितना भी गन्ना किसान लगाएगा तो उसका रेट फिक्स है, और उसको चीनी मिल को कंपल्सन है, बाध्य है कि लेना ही लेना है। और किसी भी फसल के साथ में ये सियोरिटी अभी तक नहीं है। जब कभी फसल की उपज ज्यादा हो जाती है तो रेट नहीं मिलते हैं, और अगर रेट मिलते हैं तो फसल नहीं होती है। इस कारण से इनसिक्योरिटी होती है, प्लस हाईली डिपेंडेंट ऑन एनवायरमेंट। समटाइम्स बारिश अच्छी हो गई तो फसल ठीक होती है, लेकिन वो चांसेस भी 1 to 1 होते हैं। कई बार बाढ़ की स्थिति हो जाती है, कभी सूखे की स्थिति हो जाती है। इन दोनों ही परिस्थितियों में गन्ना एक फसल है जो कमोबेश सर्वाइव कर जाती है, इसके बावजूद दूसरी जो भी फसलें हैं वो अफेक्ट करती हैं। अब बात रही गन्ने की, तो गन्ने की अपॉर्चुनिटी आप देखिए कि 1 बीघे में 100 क्विंटल से 150 क्विंटल गन्ना पैदा कर रहे हैं लोग, लेकिन जो संभावना है, अपॉर्चुनिटी है, वो 1 बीघा में हम 500, 600 और 800 क्विंटल तक पैदा कर सकते हैं। ये इसके बारे में विस्तृत रूप से हमारे केन हेड हैं, जेम केन, वो इसके बारे में विस्तृत रूप से आपको बताएंगे कि हम ये पैदावार कैसे बढ़ा सकते हैं। और इसके लिए हमारी चीनी मिल सतत प्रयासरत है। इसके लिए हमारी पूरी केन की टीम है, करीब 30 हमारे प्रशिक्षित व्यक्ति इसमें काम कर रहे हैं कि कैसे हम फसल की उत्पादकता को बढ़ाएं, कम से कम जगह में और ज्यादा से ज्यादा गन्ना हम कैसे पैदा करें। और इस कारण से आप जो किसान 150 क्विंटल 1 बीघे में पैदा कर रहा है, उसकी टोटल आमदनी आज के रेट के हिसाब से रफली 95,000 से 1 लाख रुपए आती है। और अगर वो एवरेज 25 क्विंटल पर कट्ठा, बहुत आसान सी बात है, उस हिसाब से भी अगर देखें तो 500 क्विंटल हो जाता है। और 500 क्विंटल में उसको कम से कम 3 लाख से 3.25 लाख रुपए की आमदनी होती है। तो कैसे कर सकते हैं ये हमारे लोग बताने के लिए तैयार हैं, और वो पूरी टीम है जो सतत इसमें प्रयासरत है। और उसके लिए जो भी प्राविधिक सुविधाओं की जरूरत होती है, उन्नत क्वालिटी के बीज, दवाओं के प्रयोग, खाद का प्रयोग, इन सारी चीजों में मदद भी करते हैं। और अगर नहीं उपलब्ध है तो कहीं ना कहीं से उपलब्धता कराने की कोशिश भी करते हैं। तो जितना हो सकता है ये हम कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारे जो केन हेड है, पूरी टीम जो है इस तत्व कार्यरत है, और विस्तृत रूप से वो इसके बारे में बताएंगे। लेकिन इन सबके पीछे हमारे कुछ चैलेंजेस भी हैं। उन चैलेंजेस को जब तक हम ओवरकम नहीं कर लेते हैं, तब तक चीनी मिल सुचारू रूप से उन्नति के पथ पर नहीं चल सकती है। अभी हमारी जो स्थिति है वो सर्वाइवल की स्थिति है। किसी तरह से चीनी मिल सर्वाइव कर रही है अपनी जान बचाए हुए, क्योंकि हमारी जो प्रोडक्शन है वो केवल लिमिटेड है 2.5 महीने से 3 महीने के बीच। लेकिन हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, वह चीनी मिल जो चलती है, काम कार्यरत है, वो पूरे 12 महीने। इस 12 महीने में हम केवल खर्च करते हैं, जो भी हमारी अर्निंग है केवल वो 2.5 से 3 महीने में लिमिटेड हो जाती है। तो हमें इस फ्रंट पे काम करना है, गन्ने की उपलब्धता बढ़ानी है, इस ड्यूरेशन को बढ़ाना है। इस उमूमन चीनी मिल की वर्किंग ड्यूरेशन कम से कम 5 महीने होना चाहिए। जो चीनी मिल 5 से 6 महीने अपनी पूरी कैपेसिटी पे चलती है, वही उत्तरोत्तर आगे बढ़ती है। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे कई हमारे पास में हिंड्रेंसेस हैं। क्या है हमारे यहाँ सिस्टम क्या है?
हमारे यहाँ सिस्टम की ही कमी है, कहीं ना कहीं वो सिस्टम उस हिसाब से ऑर्गेनाइज नहीं है, जिसके कारण से चीनी मिल से को जो परेशानियां चीनी मिल के सामने खड़ी होती हैं उसको इमीडिएट लेवल पे टेक केयर करने वाला कोई नहीं है। अमूमन जहाँ पे गन्ने का डेवलपमेंट हुआ है तो सरकार ने कंप्लीट एक मिनिस्ट्री बना रखी है, गन्ना मंत्रालय बना रखा है। एक सीनियर आईएएस लेवल का एक बंदा जो सचिव रैंक का होता है वो उसका हेड करता है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक सीनियर अधिकारी होता है जो इमीडिएट लेवल पे किसानों को का और चीनी मिल की समस्याओं का समाधान करने के लिए उपलब्ध होता है। तो कभी भी कहीं भी उससे संपर्क किया जा सकता है, वो उपलब्ध समस्याओं का समाधान करता है। लेकिन वो व्यवस्था अभी यहाँ पे डेवलप नहीं हो पाई है। हमारी जो एक मिनिस्ट्री है या तो कृषि मंत्रालय है जो सारे कृषि एक्टिविटीज को वो टेक केयर करती है, उद्योग है वो सारे उद्योग को देखता है। स्पेशली गन्ने के लिए कहीं कोई व्यक्ति, कहीं कोई मंत्रालय नहीं जो इसको टेक केयर कर सके। अब इस क्रम में पहली और सबसे बड़ी समस्या है वो क्षेत्र का निर्धारण। अगर कमांड एरिया निर्धारित हो जाता है तो एक ट्रस्ट का माहौल डेवलप हो जाता है, विश्वास का माहौल पैदा होता है। चीनी मिल ट्रस्ट करके और डेवलपमेंट की एक्टिविटीज करती है क्योंकि उसमें एक्सपेंसिव काम है, उसमें खर्चे लगते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ में खर्च करती है कि जब गन्ना पैदा होगा तो वो गन्ना वापस चीनी मिल को मिलेगा। लेकिन कमांड एरिया निर्धारण नहीं होने के कारण से वो ट्रस्ट ब्रेक होता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी भावना या दुर्भावना के कारण से या लालच के कारण से हमारे कुछ किसान भाई हमारे को गन्ना ना दे करके वो दूसरी जगह गन्ना दे देते हैं। इससे हमारी एक तो प्लानिंग फेल होती है और हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। हमने प्लान किया कि हमें इतनी क्वांटिटी गन्ना मिलने वाला है, तो हमारे पूरे प्लांट की सेटिंग और कब प्लांट चलाएंगे, कब खत्म करेंगे, ये प्लानिंग उस पर निर्भर करता है। अब उसमें से जितना गन्ना डाइवर्ट हो गया तो हमारा ड्यूरेशन कम हो गया, प्लस डेली की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो गया। इसके कारण से हमारी प्लांट वर्किंग बैडली इफेक्ट होती है। इसके लिए सरकार पक्ष से आप लोग ये चीनी मिल के हिसाब से कोई पहल हुआ है? सरकार की तरफ से आज से करीब 4 साल पहले एक पहल हुई थी। मंत्रालय ने कैबिनेट से एक डिसीजन हो गया था कि कमांड एरिया निर्धारण होना चाहिए, लेकिन वो पास नहीं हो सका। इस कारण से वो कानून का रूप नहीं ले पाया। इस कारण से प्रशासन के हाथ बंध गए। अब उस कैबिनेट के निर्णय पे प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है और इस कारण से अभी जो स्थिति जो बनी हुई थी वही स्थिति है। और हमारे लिए तकलीफ की बात ये हो जाती है कि हमारे बगल से पड़ोस से गन्ना लेकर के और जो दूर वाला चीनी मिल का बंदा है वो गन्ना लेके चला जाता है। हमने जो भी डेवलपमेंट किया उसका फायदा वो उसको लेके जाता है और वो अपने एरिया में डेवलपमेंट नहीं करता है। वो उस खर्चे को बचा लेता है जो खर्चा हम करते हैं अपने क्षेत्र में, और बचा करके और किसी न किसी रूप में मोटिवेट करके हमारे यहाँ से गन्ना वो ले आने की कोशिश करता है और ले जाने में कई बार सफल भी हो जाता है। और इसके पीछे किसान भोले वाले किसान हैं या बीच में बिचौलिए हैं या फिर ट्रैक्टर ड्राइवर्स वो ही उसमें बिचौलिए का काम करते हैं, उनको वो लालच देता है। यहाँ से गन्ना लेके जाता है और फिर वो उसमें गलत कार्य करके किसी न किसी तरह से वो अपना सर्वाइवल कर लेता है। अगर ये क्षेत्र का निर्धारण हो जाता है तो सारी चीनी मिलें फोर्स करेंगे हो जाएंगे जो अपने अपने एरिया में गन्ने का डेवलपमेंट करें। इसके कारण से किसान का भला होगा, चीनी मिल का भला होगा और अल्टीमेटली देश का भला हो जाएगा, क्योंकि हम फिर चीनी पे आत्मनिर्भर बन जाएंगे। अभी हम आत्मनिर्भर नहीं है, दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। बाहर से चीनी आती है चाहे जैसे भी आती हो और उससे देश का पैसा बाहर जाता है, हमारी कॉस्ट बढ़ती है। तो इसमें सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इसका क्षेत्र निर्धारण करें। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गन्ना तब तक ना जाए जब तक वो चीनी मिल कहीं ना कहीं डिफॉल्ट ना करे। हम गलत करते हैं, गलत साबित होते हैं, डेफिनेटली हमें फिर गन्ना मांगने का हक नहीं है और प्रशासन भी हमको किसान को रोक नहीं सकता, किसान लेके जा सकता है। लेकिन जब हम सही हैं तो गन्ना हमको मिलना चाहिए। एक इसका सबसे माइनस पॉइंट यह है कि किसानों को सहायता के रूप में जो हम लोन प्रोवाइड करते हैं, चाहे बीज के रूप में, दवा के रूप में, खाद के रूप में, हमने लोन दे दिया, वो लोन इंटरेस्ट फ्री होता है और जब गन्ना सप्लाई होती है तो उसमें हम उसको रिकवर करते हैं।
जब वो किसान दूसरे को गन्ना देता है तो हमारा लोन फंस जाता है और इससे हमारा मन टूटता है, अविश्वास पैदा होता है। अगले साल फिर हम लोन देने की पोजीशन में नहीं रहते क्योंकि हमारा लोन फंस गया, पैसा फंस गया, इंटरेस्ट फ्री पैसा फंस गया। हम तो इंटरेस्ट दे रहे हैं बैंक को, लेकिन हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है और वो पैसा फंस गया, तो अब दूसरे किसी किसान को हम हेल्प करने की पोजीशन में नहीं रह पाते हैं। तो ये एक हमारी दिक्कत होती है। फिर हम एक शंका की दृष्टि देखते हैं कि ये गन्ना लोन हम दे रहे हैं तो गन्ना हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट इस क्रिएट हो जाता है। तो ये क्षेत्र का निर्धारण, ये पहली और सबसे बड़ी समस्या है चीनी मिलों के सामने। अब इसके आगे दूसरी बात करें कि गन्ना डेवलप करने के लिए जो उन्नत वैरायटीज के सीड चाहिए वो यहाँ पे उपलब्ध नहीं है और सरकार की तरफ से कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम सीड को मंगा सके राइट वे में। तो कुछ किसान हैं जो दाएं बाएं करके थोड़ा बहुत बीज लेके आते हैं, लेकिन उससे हमारा फिर वैराइटल चेंज नहीं हो पाता है। तो सरकार को इसमें नियम बनाना चाहिए। जैसे भी नियम, जिससे बाकी चीजें इंपोर्ट हो रही हैं, तो सीड के इंपोर्ट का भी एक तरीका डेवलप होना चाहिए जिससे कि राइट वे में और समय से हम सीड ला सकें, जिससे कि किसानों का भला हो, अच्छे वैरायटी के गन्ना और अच्छे यील्ड के गन्ना डेवलप हो सके। सिमिलरली ये तो सीड की बात हुई, सीड के साथ में और भी जो प्राविधिक जानकारियां हैं, चीनी बनाने से लेकर के, गन्ना उगाने से लेकर के चीनी बनाने तक की एक विशेष प्रक्रिया है, उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। जो ट्रेंड स्टाफ है वही अच्छे रिजल्ट दे पाता है, लेकिन उस तरह की ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था भी यहाँ पे नहीं है। इस कारण से स्किल्ड मैन पावर अवेलेबल नहीं है। तो या तो गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए कि यहाँ से लोग जाएं, जहां भी ये जानकारी उपलब्ध है, इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल है, तो वहां पे सीख करके आए, पढ़ के आए। क्योंकि कब तक हम दूसरे पे डिपेंड करते रहेंगे? दूसरे पे डिपेंड करके हमारी कॉस्ट बढ़ती है और आदमी उपलब्ध नहीं होते हैं। कोई भी आदमी अपने घर में काम करना चाहता है, न कि बाहर जाना चाहता है। तो और फिर जब वो हमारे लाइन पे सीख करके आएंगे तो हमारे यहाँ काम करेंगे, उनको जॉब मिलेगा। ट्रेंड मैन पावर है, लेकिन उनका क्षेत्र अलग है। तो जिस क्षेत्र के हैं उस क्षेत्र में अगर उनको जॉब नहीं मिलता है तो फिर वो विदेश चले जाते हैं और हमें जरूरत है तो हमें आदमी नहीं मिल पाता है। तो जहां जो जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से ट्रेनिंग हो और ट्रेनिंग के हिसाब से उनको जॉब मिल जाएगा, तो दोनों को मैच कर जाएगा। तो ये एक इसमें कार्य उनको करना चाहिए। गन्ना डाइवर्ट होने के कारण से एक शुगर फैक्ट्री के सर्वाइवल पे थ्रेट पैदा हो जाता है, खतरा पैदा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस का एक ब्रेक इवन है। उस ब्रेक इवन से नीचे हम ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। दो साल भी सर्वाइव करना मुश्किल होता है घाटे में। तो वो टोटली डिपेंड करता है ये गन्ने की क्वांटिटी कितनी मिल रही है। एक किसान भाइयों को भी समझना पड़ेगा, सरकार को तो समझना ही पड़ेगा कि अगर ये चीनी मिल गन्ना नहीं मिलेगा तो सरवाइव नहीं कर पाएगी। हमारे पास में और कोई जरिया नहीं है कि गन्ने के अलावा कोई और चीज हम बना लें और उसे सरवाइव कर जाएं। तो इस कारण से इस पे सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज कि प्लांट का जो ड्यूरेशन है, जो हमारी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी को हम कितने दिन यूटिलाइज करते हैं, ये भी फर्क होता है। अगर 3 ही महीना हमें चलना है और गन्ना बढ़ गया तो फिर हमें कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, अदरवाइज किसान इसमें परेशान होते हैं। इसका दूसरा तरीका क्या है कि गन्ने को हम डिवाइड करते हैं ऑटम एंड स्प्रिंग में, कतिका खेती और माघे खेती। हमारे यहाँ कतिका खेती का प्रचलन नहीं है, इस कारण से शुरू के 2 महीने 2.5 महीने की अपॉर्चुनिटी हम लूज कर जाते हैं। अगर यहाँ पे कतिका खेती शुरू हो जाए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक गन्ना हम लगा लेते हैं, तो वो अगले साल नवंबर तक 12 महीने की फसल हो जाती है। इससे हम नवंबर महीने में फैक्ट्री चलाने की पोजीशन में आ जाते हैं। और नवंबर महीने फैक्ट्री चलाने का मतलब कि बहुत सारे फायदे ऑटोमेटिकली किसानों को मिल जाते हैं। जैसे कि नवंबर में फसल कम से कम 12 महीने की हो गई, 12 महीने में कम से कम 20% का यील्ड गेन मिल जाता है। पैसा उनको चीनी मिल जल्दी चालू हो गई तो पैसा जल्दी उनको मिलता है। जब ऑटम खेती करते हैं तो उसके साथ में सह फसली खेती करने की अपॉर्चुनिटी होती है। मतलब हम 2 खेती करेंगे तो सह फसली से सारे खर्चे रिकवर हो जाते हैं, गन्ने की फसल मुफ्त हो जाती है।
अक्टूबर में जब हम फसल लगाते हैं तो रोग लगने का महीना होता है मई जून जुलाई। तब तक ये फसल कम से कम 6 से 8 महीने की हो चुकी होती है, मजबूत हो जाती है, तो इसमें रोग लगने की संभावना कम हो जाती है, रोग से लड़ने की शक्ति उसकी बढ़ जाती है। जो फसल हम फरवरी और मार्च में लगाते हैं तो 3 या 4 महीने की फसल, 3 महीने की फसल होती है, उसमें बीमारी लगने की और बर्बाद होने की संभावना ज्यादा होती है। और फरवरी मार्च में लगने वाली फसल को हम दिसंबर में काटते हैं तो वो 10 महीने की, 9 महीने की, 10 महीने की फसल होती है, तो वो उसमें यील्ड कम मिलता है, रिकवरी कम मिलती है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो हम लूज कर रहे हैं, किसान भाई लूज कर रहे हैं और चीनी मिल लूज कर रही है, वो है स्प्रिंग प्लांटिंग का नहीं होना। हम प्रमोट कर रहे हैं, हमारे लोग किसानों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं किसानों से ये अनुरोध करना चाहूंगा, इसके बारे में समझें, इस अपॉर्चुनिटी को समझें और इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करें। अब पिछले सालों में हमने स्प्रिंग प्लांटिंग कराई है, ऑटम प्लांटिंग कराई है और अच्छे रिजल्ट्स आए। जिन किसानों ने किया है वो मोटिवेटेड है, बाकी सारे किसान भाई भी एटलीस्ट उनको देखें और देख करके उससे फायदा उठाएं। इसमें एक चीज यहाँ पे एक और आता है कि जब किसान भाई गन्ना चीनी मिल चल जाती है तो उनको लगता है कि ये गन्ना हमारा जल्दी से जल्दी चीनी मिल में चला जाए। स्वाभाविक है, लेकिन स्वाभाविक है कि चीनी मिल एक दिन तो चलती नहीं, एक दिन में सारा गन्ना हम खत्म नहीं कर सकते। चीनी मिल कम से कम 3 महीने हमारी चीनी आज चल रही है, तो 4 से 5 महीने भी हो सकती है। तो किसी किसान भाई का गन्ना पहले दिन गिरेगा तो किसी न किसी का लास्ट दिन भी गिरेगा। ये गारंटी है कि गन्ना छोड़ के नहीं बंद होंगे, लेकिन पहले और अंतिम दिन के लिए भी हमें गन्ना चाहिए। तो इसके लिए एक सिस्टम बना होता है कि किसका गन्ना कब हम लेंगे, ये कैलेंडर बनाते हैं, मैच्योरिटी बेस्ड हम चालान देते हैं, चालान के हिसाब से हार्वेस्टिंग होती है, हार्वेस्टिंग करके गन्ना हमारे पास में आना चाहिए। तो यहां भी एक चैलेंज है कि ये एक डिसिप्लिन जो होना चाहिए गन्ने सप्लाई में, वो नहीं होने के कारण से काफी दिक्कत आती है। कई बार गन्ना हमारे पास से शॉर्ट हो जाता है और कई बार गन्ना एक्सेस हो जाता है, जाम लग जाता है, तो इससे परेशानी किसान भाई को होती है और चीनी मिल को भी होती है। तो जब हम चालान देते हैं उसका एक ड्यूरेशन होता है 3 से 4 दिन, उसी के बीच में गन्ना लेके आइए, व्यवस्था बनी रहेगी और सबका इसमें आराम रहेगा। और अब आने वाले समय में हम शिफ्ट लगाने की सोच रहे हैं, गांव वाइज या एरिया वाइज शिफ्ट लगाएं कि इस एरिया के लोग इस पर्टिकुलर समय में आए, तो इससे उनका टाइम बचेगा। अगर हमने फिक्स कर दिया कि भाई आपका 10 से 6 में आपकी शिफ्ट है, तो फिर आपको बाकी घंटे में आने की जरूरत ही नहीं है, उस समय में आए और केवल आप ही आए, जितना गन्ना हमने मांगा उतना ही गन्ना आया, तो 4 से 6 घंटे 8 घंटे की आपकी वेटिंग होगी, गन्ना गिराया तो घर गए। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। जो यहाँ 2 दिन 3 दिन की वेटिंग आपकी हो सकती है, हो जाती है, वो नहीं होगी, तो उसका नुकसान है। ट्रैक्टर फंस गया, ड्राइवर फंस गया, यहाँ पे रह करके खाना पीना बाकी सारे खर्चे, तो वो सारी चीजों से आप बच सकते हैं। तो वो हम लोग इसको कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार शिफ्ट वाइज हम गन्ना मंगाएं, और इसमें हम लोग प्रोपेगेट करना शुरू किए हैं। किसान भाइयों का अच्छे सहमति आ रही है। अब इसमें सपोर्ट की और सहयोग की और आवश्यकता है हमें। इसके साथ में एक प्रॉब्लम और हमारे साथ में आ रही है कि जब गन्ना हम क्रश करते हैं तो हमारे कुछ बाई प्रोडक्ट्स पैदा होते हैं, उसमें मेनली मोलासेस है। अब मोलासेस के डिस्पोजल का कोई बेहतर मतलब कि इफेक्टिव तरीका नहीं है। हमने उनको डिस्पोज ऑफ करने का हमने डिस्टिलरी लगा रखी है। डिस्टिलरी से अल्कोहल बनता है, RS और DNA बनता है, लेकिन RS और ENA की सेल नहीं है। अब नहीं बिकने के कारण से हम स्टोरेज करके तो नहीं रख सकते, तो नतीजा है कि मोलासेस से नहीं बिकता है। इसका एक बहुत सीधा और सुंदर उपाय है कि गवर्नमेंट हमें एथेनॉल बनाने की परमिशन दे दे। एथेनॉल मतलब हम पेट्रोल में उसकी ब्लेंडिंग हो जाती है। पेट्रोल जितने क्वांटिटी से एथेनॉल की ब्लेंडिंग पेट्रोल में हो गई, उतनी क्वांटिटी से एथेनॉल पेट्रोल का इंपोर्ट आपका कम हो गया, तो आपका एक्सचेकर पे आपके जो बजट है उसके ऊपर में उतने से लोड कम हो जाता है और हमारा मोलासेस कंज्यूम हो गया। ये इसका सीधा बेनिफिट फिर किसानों को मिलेगा। लेकिन आज हमारे हाथ बन गए, एथेनॉल की परमिशन नहीं है, इसके कारण से हमारा मोलासेस पड़ा हुआ है
उसको हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं, और औने पौने हमसे मोलासेस खरीद के दूसरे लोग लेके जाते हैं, उसको वो उसका बेनिफिट वो लेके जाते हैं। तो सरकार को इसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये बैठ करके बातें कर लें, क्या सिस्टम इसमें बन सकता है, कैसे सरकार का इसमें 2 पैसा फायदा होना चाहिए, और पब्लिक का फायदा तो है ही, और ठीक चलेगी तो कंपनी का फायदा इसमें हो जाएगा। हमारे लिए मार्केट की कोई दिक्कत नहीं रहेगी, स्टोरेज की प्रॉब्लम हमारी खत्म हो जाएगी। इसके लिए गवर्नमेंट से कोई पहल हुआ है कि नहीं? पहल हम लोगों ने की है, हमारे एमडी सर ने और इवन शुगर एसोसिएशन ने मिनिस्ट्री से पहल की है, बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं निकल पाया है। गवर्नमेंट की एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसीज अपने समय समय पे रिवाइज होती रहती है, चेंज होती है, और उसका सीधा असर चीनी मिल की वर्किंग पे पड़ता है। बीते दिनों में एक बार ऐसा हो चुका है कि चीनी का प्रोडक्शन हमारे यहाँ ज़्यादा था, गोडाउन में चीनी थी, और बाहर से सस्ती चीनी इंपोर्ट कर ली गई। नतीजा कि हमारी चीनी नहीं बिकी, जो चीनी बेच करके बेचा गया वो घाटे में, कम रेट में बेचा गया। उसके कारण से शुगर फैक्ट्रियों की इकोनॉमिक्स पूरी गड़बड़ा गई। तो एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, तो हर मोमेंट उस पर नजर रखे हुए हैं, अगर रेट बढ़ रहे हैं तो इंपोर्ट कर लीजिए, रेट घट रहे हैं तो इंपोर्ट बंद करिए। तो उस चीज को ध्यान रखने के लिए क्या हमारी कितना प्रोडक्शन है, कितना कंजम्पशन है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस के हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। तो एक जो सिस्टम है, जैसे गन्ना मंत्रालय है या उद्योग मंत्रालय है या आपका वाणिज्य विभाग है, वो उसको मॉनिटर करके इस पे टाइमली डिसीजन ले, तो शुगर फैक्ट्री इस तरह के प्रॉब्लम से बच सकती है, और समाज भी, देश, हमारे पब्लिक भी, इनको हैरेसमेंट नहीं होगा, उनकी कॉस्ट नहीं बढ़ेगी, उनको महंगी चीज़ों नहीं खरीदनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम रेट डाउन करने के कारण से चीनी मिल का भी नुकसान नहीं होगा। एक दिक्कत जो अभी रिसेंट में हम लोगों ने फेस करना शुरू कर दिया है, वो है डिफरेंशियल टैक्सेशन का। टैक्सेशन के अलग अलग रूल्स बने हुए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का और लोकल गवर्नमेंट का। अब लोकल गवर्नमेंट का जो टैक्सेशन होता है, वो तो केवल उस लोकेलिटी में जो इंडस्ट्री, उसी पर अफेक्ट कर रहा है, दूसरे पे अफेक्ट नहीं किया। अब दूसरी जगह वो टैक्स नहीं है, हमारे ऊपर वो टैक्सेशन आ गया, मतलब हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ गई, और मार्केट में हमारा कॉम्पिटिटिवनेस कम हो गया। ग्राहक बोलता है कि हम आपके यहां से चीनी क्यों उठाएं, या हम आपके यहां से मोलासेस, बगास या और प्रोडक्ट जो हम क्यों लेके जाएं, हम लेके आपके यहां से तो बराबर रेट पे मिलता है, लेकिन हमारी कॉस्ट तो बढ़ी जाती है ना। जो बाहर जाते हैं टैक्स लग जाता है, तो उसमें से हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। दूसरी जगह से हम लेके आते हैं तो हमारी कॉस्ट कम लगती है, हम आपके यहाँ से क्यों लेके जाएं। तो इस कारण से हमारी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो कम हो जाती है, हमारी सेल रुक जाती है। तो इस पे हम ये नहीं कहते कि टैक्स ना लगाए, टैक्स लगाइए, तो इस तरह से लगाइए कि जो सबके लिए लागू है, हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बनी रहे। क्योंकि टैक्स हमें नहीं देना है, वो तो जो लेके जा रहा है या जहां कंजम्पशन हो रहा है टैक्स वहां लग रहा है, लेकिन वो हमारे ऊपर टैक्स लग गया, दूसरे पे नहीं लगा, तो इससे हमें प्रॉब्लम होती है। ये डिफरेंशियल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए, सब जगह का नियम एक जैसा होना चाहिए। जैसे वैट है, पूरे नेपाल में सारी चीनी मिलों पे एक जैसा वैट लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन हमारे यहाँ जो कर लगता है लोकल का, यहाँ से मोलासेस निकलता है, 25 पैसा पर किलो का टैक्स लग जाता है। 25 पैसा पर किलो का मतलब कि एक ट्रक पे कम से कम अगर 20,000 लीटर जा रहा है, 20,000 किलो जा रहा है, तो 5,000 का उसका टैक्स लग गया, 6,000 का टैक्स लग गया। व्हीकल पे टैक्स लगा, ठीक है, सब जगह वो टैक्स लगता है व्हीकल पे, लेकिन फिर उसके ऊपर जो सामान लगा वो उसके ऊपर टैक्स लग गया। हम यहाँ से नॉर्मली सरकार का नियम है, एक्सपोर्ट आइटम पे टैक्स नहीं लगता है, लेकिन हमारे यहाँ से जो अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया भेजते हैं, उस पर भी टैक्स लग जाता है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। ऐसे ही हम कंस्टेंट में काम कर रहे हैं, बहुत दबाव में काम करते हैं लोग, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की टैक्सेशन हमें और दबाव में लेके आ जाती है, हमें नुकसान पहुंचाती है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लॉ एंड ऑर्डर। किसी भी समाज के विकास के लिए लॉ एंड ऑर्डर बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो पहली आवश्यकता होती है। अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, सुख शांति से जी रहे हैं, सबको अपनी सुरक्षा का एहसास है,
तो फिर आदमी अपने विकास की तरफ ध्यान देता है। और जिस समय लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाती है तो सारा विकास छोड़ करके पहले अपनी और अपने सामान की सुरक्षा की तरफ ध्यान देता है। तो थोड़ी सी कंस्ट्रेंट आती है, कई बार आती है, हालांकि प्रशासन इसमें सपोर्टिव है, प्रशासन हमें सहयोग करता है, लेकिन थोड़े से प्रशासन की और नजर की जरूरत है कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना आने पाए। बाकी इसके बाद किसानों को हम कैसे बेनिफिट पहुंचाते हैं, कैसे हम उनको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में मदद करते हैं, इसके बारे में हमारे केन हेड जीएम केन मिस्टर एच के शर्मा जी इसके बारे में आपको विशेष रूप से बताएंगे।